दोस्तों नितिन गडकरी जी ने चैलेंज दिया था कि मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि एक भी ऐसी गाड़ी और उसका ओनर मुझे दिखा दो जिसकी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो, जिसके बाद में तहसीन पुलेवाला अपने साथ में कह रहे थे कि 6 से 10 लोग ले आऊंगा जो कि E20 पेट्रोल की वजह से अपनी गाड़ियां सर्विस सेंटर में ले लेके घूम रहे हैं और उनकी गाड़ी उसी की वजह से खराब हुई है। लेकिन तहसीन पुलेवाला को जब वो जा रहे थे नितिन गडकरी जी के रेजिडेंस वाले रोड के ऊपर, इनको पहले ही पकड़ लिया जाता है पुलिस द्वारा कि आप वहां नहीं जा सकते हो, जहां पर वो एक चिट्ठी लेके जा रहे थे कि ये देखो ये लोग हैं, ये हमारी मांगे हैं, इस तरीके की बातें थी उसके अंदर कि इन लोगों की गाड़ियां खराब हुई है। आप एक की डिमांड कर रहे थे, हम 6 से 10 लोग ले आए, है तो खैर और भी ज्यादा लोग, लेकिन आप इन्हीं की गाड़ी टेस्ट करवा दो। लेकिन यहाँ पर मांग सिंपल थी कि मीडिया के सामने पूरी की पूरी बातें होंगी, ऐसे किसी कमरे में बैठ के नहीं होंगी। मीडिया के सामने आप आओ, हम उन ओनर्स को लेके आते जिनकी गाड़ी E20 की वजह से खराब हुई है, आप अपने जो भी डिप्लोमेट हैं जो कि बात करेंगे इस बारे में, उनको आप ले आओ और बात कर लो मीडिया के सामने। लेकिन नितिन गडकरी जी ने ये तय किया कि इनसे बात ही नहीं करनी है और पुलिस वालों ने इनको पहले ही रोक लिया। हमारे बेटा बढ़ाओ योजना के आक्रमण के बाद कल नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा और इस चीज को माना कि उनके दोनों बेटे एथेनॉल के धंधे से जुड़े हुए हैं, पर वे कहते हैं कि उनका जो धंधा एथेनॉल का वो केवल मात्र 0.07% है इस देश के एथेनॉल के धंधे का। पहले तो ये आंकड़े मुझे नहीं पता, पर वे अपने मुख से कह रहे हैं, मैं इस आंकड़े को मान लेता हूं फेस वैल्यू पे। तब भी उनका धंधा सालाना 50 से 100 करोड़ है। 50 से 100 करोड़ सालाना। सब आप में से किसका 50 से 100 करोड़ है? इस मुल्क में कितने लोगों का धंधा 50 से 100 करोड़ सालाना है? साहब नितिन गडकरी जी जो पॉलिसी बना रहे अपने मुंह से कह रहे मेरा 50 से 100 करोड़ का धंधा है और वो बढ़ेगा क्योंकि एथेनॉल वो बढ़ा रहे। तो ये कौन सी चीज हो रही है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत हो रहा है और नितिन गडकरी जी गलत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो कि अभी अभी शायद कई लोगों को पता लगा होगा, उनको लगता होगा कि नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक बात कही है कि भाई गवर्नमेंट अब E20 जो हमने पॉलिसी ले आई है उससे पीछे नहीं हटने वाली है, हम E10 के ऊपर नहीं जाने वाले, हमारा मूड ऐसा नहीं है, हमको बेटर टेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए बजाय हम डाउनग्रेड हो जाए E10 की तरफ। तो इन्होंने इस तरीके की बातें कर दी और इन्होंने ये भी कहा है कि हम तो E85 फ्यूल की तरफ बढ़ेंगे अब, जिसके अंदर 15% पेट्रोल होगा। आप क्या E20 की बात करते हो जिसमें 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल है, हम तो 15% पेट्रोल पे लेके जाने वाले हैं आप लोगों को। इस तरीके की बातें इन्होंने कही है कि भैया E85 20 रुपए लीटर सस्ता भी है। अब चलो सस्ता है मान लेते हैं, लेकिन आपको पता है जो वैगनार आई है फ्लेक्स फ्यूल वाली, उसकी एवरेज कितनी निकल कर आई है E85 पेट्रोल डालने के बाद में? सिर्फ 11 की माइलेज निकल कर आई है। 5th of June, Mr. Gadkari and I, my honorable senior colleague, on World Environment Day, we launched something called E85. Yeah. And we announced, or rather I announced, because it's my domain, that E85 will retail at 20 rupees cheaper than the basic blend. Okay? All right. You want to discuss price? I'm willing it. Then the guy turns around and says, I want choice. Wait a minute. My understanding of choice, Zaka, is that if you are here, you want something better by way of choice. If you don't want to go retrograde and regressive, that you want to go into something else, you went into this in haste. I have drawn up for you a statement. I won't take airtime, but I'm going to make it available. On how many occasions we have announced the transition. प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ इथेनॉल की अच्छाई दिखा रही है, उसकी बुराई दिखा ही नहीं रही है। दोस्तों ईरान ने विश्व गुरु के ऑयल टैंकर को वार्निंग देते हुए उसको वापस जाने को बोल दिया है, जो कि भारत का ऑयल टैंकर है। दरअसल हम भी ओमानी शिपिंग कॉरिडोर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि कतर, दुबई, उस UAE वाली साइड पे होता है, जहां पर हमको लगता है कि हम साइड से निकल जाएंगे ईरान से बचते हुए। लेकिन ईरान ने कहा भैया बम मार दूंगा, वापस ले लो। तो इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को करने की कोशिश हमारी विफल रही है और हम वापस वहीं पर चले गए पीछे की तरफ कि अगर आना है तो आपको हमारी साइड से निकलना होगा। तो यहाँ पर ईरान ने एक बात कंफर्म कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कोई भी निकलेगा उसके लिए ईरान का अप्रूवल लेना जरूरी होगा, वरना वो मिसाइल दागेंगे, ड्रोन दागेंगे और पूरी शिप ही उड़ा देंगे। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का ये मूव शायद स्मार्टफोन को थोड़ा सा सस्ता कर सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाले जो कुछ इंपोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ही हटा दी है। कई सारे ऐसे
कंपोनेंट थे जिनके ऊपर 5%, 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसको इन्होंने घटा के 0% कर दिया और ये इन्होंने 31 मार्च 2029 के लिए कर दिया है। अब क्या होगा कि जो कंपोनेंट हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग के अंदर यूज़ होते हैं, लिथियम आयन बैटरी जो सेल यूज़ किया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल आइटम होते हैं, कुछ ऑटोमोटिव डिस्प्ले होते हैं, तो उस तरीके के कंपोनेंट के ऊपर 0% की इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, शाओमी को होगा, सैमसंग को होगा और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इसका फ़ायदा होने वाला है, जिससे कि शायद रैम और स्टोरेज वगैरह का जो रेट बढ़ा है उसको तो खैर कम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से जो स्मार्टफोन के प्राइस बढ़े हैं उसमें शायद थोड़ी बहुत कमी आपको आती हुई दिख जाएगी। और ये एकदम से नहीं होगी, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी ये रूल पास हुआ है, अब वो कंपोनेंट मंगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर आगे के बैच में शायद आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। दोस्तों, बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना का कहना है कि वो दिसंबर 2026 में वापस बांग्लादेश जाएगी और कोर्ट के आगे वॉलंटरली सरेंडर कर देगी। हालांकि वहां के कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस ऑलरेडी ही सुना रखा है और ये इंडिया के अंदर एक्साइल पे थी। 2024 में ही ये बांग्लादेश से भागकर इंडिया आ गई थी और अब ये कह रही हैं कि मैं वापस जाऊंगी। हालांकि इनकी जो बांग्लादेश अवामी लीग थी वो ऑलरेडी बैन हो रखी है, इनको डेथ सेंटेंस सुनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये कह रही हैं कि मैं वहाँ पर जाके दिखाना चाहती हूँ कि उनके खिलाफ चल रही लीगल प्रोसेस जो भी है वो फेयर है या नहीं है, तो बस उसी को लेके मैं वापस जाऊंगी। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि शायद मेरी जान चली जाए, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि शेख हसीना के साथ में उस वक्त में क्या होता है। हालांकि वॉलंटरली सरेंडर करने की बात कर रही हैं, लेकिन इनको तो डेथ सेंटेंस सुना रखी है कोर्ट ने। दोस्तों, मेटा रेबन ग्लासेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं इस वक्त में, कई सारे लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि चश्मा भी पहन लिया, किसी की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसके अंदर गाने भी सुन सकते हो और भी कई फीचर हैं इसके अंदर। तो ये करीबन 20 से 50,000 रुपये का आता है, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। अब मुंबई का एक व्यक्ति यही ग्लासेस पहनकर सीधा ही बद्रीनाथ टेम्पल पहुंच गया, जिनका नाम जयप्रकाश पांडे है। ये गर्भगृह के अंदर गए थे और वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली और वहाँ किसी ने देख लिया कि इनके जो ग्लासेस हैं वो तो एक्चुअली में एक स्पाई कैमरा है। तो उसके बाद में जब इनको पकड़ा गया तो इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके बाद में इनकी ये वीडियो सामने आई। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे, मैं इस कैमरा के थ्रू अंदर गर्भगृह में वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। ये मेरी गलती है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, दोबारा ऐसा नहीं होगा और मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ और ये किसी भी तरह का पोस्ट नहीं करूँगा, ये मैं कंफर्म करता हूं। मैं आपको बता दूं, कई सारे टेम्पल्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी बिल्कुल ही गलत होती है, प्रोहिबिटेड होती है और वहां पर अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो शायद आपका मोबाइल भी जमा कर लिया जाए, तो इस तरीके की भी सिचुएशन आ सकती है, तो वो वीडियो तुरंत ही डिलीट करवा दी जाती है। तो यहाँ पर मंदिर की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कुछ रिलीजियस चीज़ें होती हैं, उनको देखते हुए इस तरीके की पॉलिसीज़ है कई सारे मंदिर के अंदर कि वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने करी। तो यहाँ पर चमोली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस एक्ट सेक्शन 81 लगाकर इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इनकी वीडियो वगैरह डिलीट करवा दी गई थी, इन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई होनी है कानूनी तौर पे वो तो होगी ही इनके ऊपर। तो आप देखो कितनी छोटी सी बात होती है वीडियो रिकॉर्डिंग करनी, सेल्फी लेनी, मतलब आप जाते हो, आपने भी शायद ली होगी फोटो, मैंने भी ली है, वहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर अंदर कर दोगे तो भैया क्या से क्या हो जाएगा वो किसी को नहीं पता। मतलब किसी को लगता था कि भैया चलो फोटो वोटो डिलीट कर दी जाएगी, कैमरा छीन लिया जाएगा, मोबाइल छीन लिया जाएगा, यहाँ तो पुलिस एक्शन ही हो गया डायरेक्ट।